नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विश्लेषण। जब से निकाय चुनाव का फैसला आया है, सपा और रालोद के खेमे का पारा चढ़ा हुआ है, क्योंकि सियासी गलियारे में गठबंधन में दरार की चर्चा है। अब इसी चर्चा पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान आया, क्योंकि अखिलेश और जयंत की दोस्ती रहेगी या नहीं, इसका आज पूरा विश्लेषण होगा। साथ ही बात होगी आजम खान को लेकर समाजवादी पार्टी की आर पार वाली उस लड़ाई की जिसने सूबे की सियासत गरमा दी है। साथ ही बताएंगे कैसे भाजपा यूपी की सभी 80 सीट को जीतने की रणनीति बना रही है। वहीं इन सब के बीच बात होगी महाशक्ति का भव्य दर्पण, जिसमें होगा भारत दर्शन। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। आज विश्लेषण में सबसे पहले बात भाजपा के खिलाफ सपा की तैयारी बनी रहेगी अखिलेश जयंत की यारी, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या समाजवादी पार्टी और रालोद का गठबंधन टूट जाएगा। क्योंकि निकाय चुनाव के बाद जिस तरह से तेवर रालोद ने दिखाए हैं, उससे गठबंधन पर संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। हालांकि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सियासी गलियारों में चल रही तमाम बातों को यह कहते हुए सिरे से खारिज कर दिया कि उनका गठबंधन जिनके साथ है वो आगे भी बना रहेगा। भाजपा के खिलाफ सपा की तैयारी बनी रहेगी अखिलेश जयंत से यारी। अखिलेश ने भरी गठबंधन में हवा, 24 में 80 सीटों पर टक्कर देगी सपा। जब से यूपी निकाय चुनाव के नतीजे आए हैं, तब से यूपी की सियासी फिजाओं में सपा और रालोद के गठबंधन में दरार की बातें हो रही हैं। लेकिन अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सियासी गलियारों में उठ रही इन तमाम बातों को न सिर्फ खारिज कर दिया है, बल्कि साफ साफ कह दिया है कि जो गठबंधन है वो आगे भी जारी रहेगा। अरे पीएम की बात पहले बाद में होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश से 80 की 80 सीटें हराने का संकल्प समाजवादी पार्टी लेगी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन लेगा। और हम आपसे भी कह रहे हैं, आप लोग भी सहयोग करिए, नहीं तो थोड़ा बहुत चल जाता वो भी बंद हो जाएगा आपका। दरअसल रालोद के कई नेता न सिर्फ निकाय के नतीजों को लेकर सपा पर निशाना साध रहे थे, बल्कि रालोद के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय तो यहां तक कह चुके हैं कि रालोद निकाय चुनाव में ज्यादा सीट जीत सकती थी, लेकिन सपा की वजह से नहीं जीत पाई। रालोद के इन्हीं हमलों को देख सपा के विरोधी भी उस पर हमलावर हो गए हैं। बहुत कम जगहों पर विड्रा हो पाया। पश्चिम में भी लगभग 7-8 जगह ऐसे रहे जहां समाजवादी पार्टी के कारण राष्ट्रीय लोकदल का उम्मीदवार हार गया, और कई जगहों पर राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रहते हुए अच्छे वोट से चुनाव जीत भी गए हैं। तो उसका नुकसान हुआ है। ऐन वक्त पर जो समझौता नहीं हो पाया, उसका नुकसान हुआ है। समाजवादी पार्टी का इतिहास है। कांग्रेस से गठबंधन हुआ, नहीं चला। बसपा से गठबंधन हुआ, नहीं चला। आरएलडी से आप बता ही रहे हैं। अब वहीं आप उठा के देखिए, हमसे गठबंधन हुआ, नहीं चला। तो एक इतिहास है। समाजवादी पार्टी लोगों को साथ लेके चलने का उसका कोई इतिहास नहीं है। वो खुद गठबंधन धर्म निभाती नहीं है और दूसरे के ऊपर आरोप लगाती है। तो वो उनका इतिहास है, उसी की देन है कि जो आरएलडी के लोग कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। हम उनकी बात से सहमत हैं। अब चौतरफा हो रहे हमलों को देखते ही अखिलेश यादव से लेकर पूरी समाजवादी पार्टी ये बताने में जुट गई है कि सपा और रालोद में सब ठीक ठाक है, कहीं कोई दरार नहीं है। क्या सपा आरएलडी के बीच में कोई खटपट, जो इस तरह के बयान आरएलडी की तरफ से बीच में आए? नहीं, कोई खटपट नहीं है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन बिल्कुल अटूट है, उसमें किसी तरीके कोई खटपट नहीं है। तो जनता पूरी तरह से निराश है, तो आगे भारतीय जनता पार्टी को हटाएगी और समाजवादी पार्टी का हम इसीलिए संगठन को मजबूत करके 2024 के चुनाव में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे। अखिलेश ने अपने बयान से ये भी साफ कर दिया है कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच जो खटपट चल रही थी वैसा कुछ भी नहीं है। दोनों के संबंध सामान्य हैं और गठबंधन आगे जारी रहेगा। माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके कुछ सीटें
बंटवारा करेगी। लेकिन अखिलेश के आज के बयान ने साफ कर दिया है कि वो 2024 का चुनाव अकेले या फिर अपने गठबंधन के साथ, उस गठबंधन के साथ लड़ेंगे जो पहले से ही उनके साथ में है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई सपा और रालोद में सब ठीक है, या फिर सपा की तरफ से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि गठबंधन उसने नहीं तोड़ा, क्योंकि अब तक ऑल इज वेल वाली बात सिर्फ सपा की तरफ से कही गई है। जयंत चौधरी की तरफ से इसको लेकर कोई बयान नहीं आया है, जबकि गठबंधन में दरार की बातों को बल रालोद के बयानों ने ही दिया है। अब सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव के कहने के बाद सपा और रालोद गठबंधन में पड़ी गांठ खुलेगी, या फिर कांग्रेस और बसपा वाली कहानी आगे बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बाद साइकिल के 27 सिपाही आजम के लिए आर पार की लड़ाई, क्योंकि समाजवादी पार्टी आजम पर हो रही कानूनी कार्रवाई को लेकर खुलकर आजम खान के बचाव में उतर आई है। आज समाजवादी पार्टी के 27 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल रामपुर पहुंचा, जहां उसने रामपुर के जिलाधिकारी से मुलाकात की। सपा का आरोप है कि आजम खान को झूठे केस में फंसाया जा रहा है। दरअसल जब से हेट स्पीच मामले में आजम को राहत मिली, तब से सपा फुल ऑन एक्शन। साइकिल के 27 सिपाही आजम के लिए आर पार की लड़ाई। मुस्लिम मोर्चेबंदी में जुटे अखिलेश, आजम के बहाने बड़ा संदेश। जब से हेट स्पीच मामले में सपा महासचिव आजम खान को अदालत से राहत मिली है, समाजवादी पार्टी आजम खान को लेकर खुलकर मैदान में उतर आई है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि आजम खान और उनके परिवार को झूठे केस में फंसाया जा रहा है। अब इसी को लेकर अखिलेश यादव ने 27 सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल को रामपुर भेजा था, जिसने रामपुर के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मानदट से मुलाकात कर आजम पर हो रही कार्रवाई को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि अब आजम को और परेशान न किया जाए, सिर्फ संविधान में रहकर ही कार्रवाई की जाए। हमने डीएम साहब से दरखास्त कर दी कि आगे इंसाफ से काम हो, जैसे कि उनसे हमें पूरी हो गई, आगे इंसाफ से काम करके हर इंसान को, चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, संविधान के हिसाब से उसको काम करा जाए। और उनके साथ ये जुल्म ज़्यादती हुई है। अब जब वो ज़ाब्ते के अंदर और कोर्ट से बरी हो गए तो उनको क्या हक मिलेगा फिर? रामपुर की एडीजे अदालत ने आजम खान को हेट स्पीच मामले में बाइज्जत बरी कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद आजम खान के परिवार और उनके समर्थकों पर लगातार उत्पीड़न रामपुर पुलिस कर रही है। इस तरह के आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी के 27 नेताओं ने आज रामपुर के जिलाधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और मांग की कि आजम खान का उत्पीड़न अब खत्म होना चाहिए। आजम खान पर कार्रवाई का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उन पर 90 से ज्यादा मुकदमे हैं। उनकी विधायकी से लेकर वोट देने का अधिकार तक छीन चुका है। लेकिन हेट स्पीच मामले में आजम को जिस तरह से राहत मिली, उससे सपा एक्शन में आ गई है। सपा ये बताने की कोशिश कर रही है कि आजम खान को झूठे मुकदमों में फंसाया गया। अब इसी को लेकर अखिलेश यादव भाजपा पर हमलावर नजर आ रहे हैं। वहीं शिवपाल यादव और जयंत चौधरी भी आजम के समर्थन में खड़े हो गए हैं। आजम खान साहब को फंसाया गया और सरकार और अधिकारी मिलकर आजम खान साहब को फंसाया गया और सरकार और अधिकारी मिलकर फंसा रहे हैं कि अभी तो आजम खान को न्याय मिला है। अब इसके बाद कानपुर के विधायक जो थे इरफान, फिर सांसद अफजाल अंसारी जो गाजीपुर से सांसद थे, अब इन सभी को नगर पालिका चुनाव के बाद अब न्यायपालिका से अब न्याय मिलना शुरू हो गया है। कोर्ट तय करे, क्योंकि उनकी सदस्यता भी चली गई, चुनाव भी हो गया, नवनिर्वाचित दूसरे विधायक भी बन गए हैं। अब क्या किया जा सकता है? बहुत अन्याय उनके साथ हुआ और हम मांग करते हैं कि कोर्ट इसमें कुछ न कुछ स्ट्रिक्चर सरकार के खिलाफ भी ले, कोई डिसीजन दे, ताकि अधिकारी इस तरह से अनैतिक कार्य ना करें। आजम खान के मामले को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस समय एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने मांग उठाई है कि जब आजम खान को कोर्ट से राहत मिल गई है तो उनकी सदस्यता भी तत्काल बहाल की जानी चाहिए। इतना ही नहीं,
अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस पूरे केस ने ये पोल खोल कर रख दी है कि कहीं ना कहीं भाजपा सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और लोगों को झूठे केस में फंसाने की साजिश रच रही है। लेकिन इन सब के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश मौर्य का एक बयान खूब वायरल है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अब यूपी की पुलिस आजम खान की भैंस को खोजने का काम नहीं करती, अब वो अतीक को मारने का काम करती है। सीएम साहब बैठे हुए हैं, इनके सामने बस एक चीज बोलूंगा, सर आपकी पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद है जो कि अब आजम खान की भैंस को पकड़ने का काम नहीं करती और अतीक को गोली मारने का काम करती है। डिप्टी सीएम के बेटे योगेश मौर्य के इस बयान ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि उन्होंने ये बयान ऐसे समय में दिया है जब सपा का डेलीगेशन आजम को लेकर रामपुर पहुंचा था, बल्कि जब वो ये बात कह रहे थे तब यूपी के कारागार राज्य मंत्री और कौशाम्बी के डीएम सुजीत कुमार वहीं मौजूद थे। अब सवाल इस बात का है कि सपा के डेलीगेशन के ज्ञापन मिलने के बाद क्या आजम को पुलिस की तरफ से राहत मिलेगी? वहीं एक सवाल सपा के मुस्लिम मोर्चेबंदी का भी है, क्योंकि सपा के विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि सपा का आजम प्रेम दिखावा है। ये पूरी भागदौड़ मुस्लिम वोट को लेकर हो रही है। आजम खां को लेकर बहुत तैयार हैं, लेकिन जब जेल में थे सीतापुर आजम खां जी तब मिलने नहीं गए। आज अगर आजम प्रेम आ रहा है, आजम प्रेम नहीं मुस्लिम वोट के प्रेम दिख रहा है, तो आप मुख्यमंत्री क्यों नहीं मुसलमान को घोषित कर देते? आजम खां को जी को ही वो आप मुख्यमंत्री घोषित कर दो, मुसलमान का वोट एकदम मिल जाएगा। तो ये मुसलमानों के वोट को लेने के लिए सब ड्रामा कर रहे हैं। दरअसल हाल में ही हुए निकाय चुनाव में मुस्लिम वोटर का झुकाव सपा की जगह कांग्रेस, बसपा और एआईएमआईएम की तरफ देखने को मिला है। यही वजह है कि सपा अब आजम के जरिए अपने मुस्लिम वोटर को बड़ा संदेश देने में लगी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सपा अपने MY समीकरण को आजम के जरिए फिर से दुरुस्त कर पाएगी, क्योंकि 24 की लड़ाई में अब 1 साल से भी कम का वक्त बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। ओबीसी मोर्चाबंदी में जुटी भाजपा बदलेगी यूपी की हवा, क्योंकि भाजपा दिल्ली में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए अभी से तैयारी में जुट गई, जिसके लिए भाजपा ने यूपी में उस ओबीसी वोट को हथियार बनाया है जो जिसके साथ जाता है उसका पलड़ा भारी हो जाता है। क्योंकि मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर भाजपा का ओबीसी मोर्चा 75 लाख लाभार्थियों से संपर्क करेगा। ओबीसी मोर्चाबंदी में जुटी भाजपा, बदलेगी यूपी की 80 सीटों की हवा। सूबे का सबसे बड़ा वोट, विपक्ष की रणनीति पर बड़ी चोट। जब से भाजपा ने निकाय के पिच पर जीत का डंका बजाया है, यूपी की सभी 80 सीटों का पारा चढ़ गया है, क्योंकि 24 में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए भाजपा ने इन्हीं सभी सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है, जिसे फतह करने के लिए अब भाजपा यूपी के सबसे बड़े वोटर को बड़ा संदेश देने जा रही है। क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने को लेकर भाजपा ने यूपी में ओबीसी मोर्चे की बड़ी बैठक की है, जिसमें योगी सरकार में शामिल पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप भी मौजूद थे। इस बैठक में तय हुआ कि पिछले 9 सालों में ओबीसी समुदाय को लेकर जितनी भी योजनाएं आई हैं, उन्हें भाजपा घर घर जाकर लोगों को बताएगी। भाजपा को ओबीसी मोर्चा 75 लाख लाभार्थियों से संपर्क करेगा और ये कार्यक्रम यूपी के सभी 75 जिलों में होगा। इसके साथ ही यूपी के सभी महानगरों में धन्यवाद मोदी सम्मेलन होगा। इस महाजन संपर्क के जरिए भाजपा ओबीसी वोटर पर अपनी पकड़ को और मजबूत करेगी। भाजपा का जो महाजनसंपर्क अभियान चलने जा रहा है, उस दौरान भी ओबीसी मोर्चा तमाम सम्मेलनों और कार्यक्रमों के आयोजन करेगा। जो रणनीति पार्टी के ओबीसी मोर्चा की तरफ से तैयार की गई है, उसके हिसाब से प्रदेश के सभी 17 महानगरों में धन्यवाद मोदी सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा और लाभार्थी वर्ग जो है ओबीसी का, उसको साथ लेकर कार्यक्रम भी किए जाएंगे। दरअसल इस वक्त हर राजनीतिक दल ओबीसी वोटर को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस जातीय जनगणना की मांग कर इसे सेट करने में लगी है। समाजवादी पार्टी शुरू से
इस मोर्चे पर अपनी ताकत बढ़ाने में लगी है, क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा आबादी ओबीसी वोटर्स की है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो पहले से अपने पत्ते नहीं खोलता, लेकिन जिस तरफ उसका पलड़ा भारी हो जाता है, यही वजह है कि भाजपा नहीं चाहती कि ओबीसी वोटर किसी और के पाले में जाए। इसीलिए उसने ओबीसी वोटर को साधने में अभी से अपनी पूरी ताकत लगा दी है। पार्टी की तरफ से यह भी कोशिश की जा रही है कि ओबीसी मोर्चा के लोग जो हैं वो पिछड़े वर्ग से आने वाले डॉक्टर्स, वकील, खिलाड़ियों, संतों और अन्य प्रबुद्ध वर्ग के लोग जो ओबीसी से आते हैं उनको साथ लेकर उनसे संपर्क करें, उनके साथ में कार्यक्रम करें। तो कहीं ना कहीं ओबीसी वोट बैंक, पिछड़े वोट बैंक को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी तैयारी की है। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। बात महाशक्ति का भव्य दर्पण नई संसद में दिखेगा भारत दर्शन, क्योंकि अब कुछ ही घंटों के बाद भारत की नई संसद का उद्घाटन होने वाला है। क्योंकि नई संसद को लेकर जितनी भी तैयारी थी सब पूरी हो गई है। अब बस इंतजार है तो पीएम मोदी का, क्योंकि जैसे ही पीएम मोदी नई संसद का उद्घाटन करेंगे भारत को लोकतंत्र का नया मंदिर मिल जाएगा। महाशक्ति का भव्य दर्पण, नई संसद में दिखेगा भारत दर्शन। विपक्ष के 21 दलों ने किया बहिष्कार, फिर भी नहीं झुकी सरकार। जिस नई संसद की कल्पना आजाद हिंदुस्तान ने की थी वो उसे मिलने जा रही है, क्योंकि जब से नई संसद की भव्य विहंगम तस्वीर सामने आई है, पूरी दुनिया की नजर नई संसद पर टिक गई है। क्योंकि जिसने भी इसे देखा वो तारीफ करने खुद को नहीं रोक पाया, क्योंकि जहां समूचा विपक्ष नई संसद के उद्घाटन का बहिष्कार कर रहा है, वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला नई संसद की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। वहीं गुलाम नबी आजाद ने एक तरफ नई संसद की जमकर तारीफ की, वहीं इसका विरोध कर रहे दलों पर जमकर निशाना साधा। लोकतंत्र में जो जनता से झूठ बोले और झूठ को छिपाने के लिए एक एक नया इवेंट करें, तो उनके समारोह में क्या जाना। कई सवाल हैं। एक तो ये कि क्या ये शोभा देता है कि एक तरफ राजधानी पे गांव देहात के कई राज्यों के लोग आ रहे हैं, बहन बेटियों के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ हम इतना बड़ा एक जश्न मना रहे हैं। उनको ये शोभा देता है क्या प्रधानमंत्री जी को? सिर्फ पत्थर पे अपना नाम लिखवाने के लिए तो सब कुछ हो रहा है। ये हमारी ही कांग्रेस की, तब जिसमें मैं कांग्रेस में था, ये 32 साल पहले हमारी सोच थी कांग्रेस की, और ज़रूरी भी थी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती तो उसको करना ही था। तो उसके लिए तो उससे पहले ये पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनाना और बड़ी बिल्डिंग बनना अनिवार्य थी, ज़रूरी थी, तो वो हो गया। जहां पुरानी संसद अंग्रेजी हुकूमत की याद दिलाती है, वहीं नई संसद भारत की महाशक्ति का एहसास कराएगी। क्योंकि जब पीएम मोदी नई संसद का उद्घाटन करेंगे तो लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के रास्ते हमेशा हमेशा के लिए खुल जाएंगे। बात की तो इसको लेकर के राजनीति भी काफी जोरों पर है। विपक्ष लगातार नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार कर रहा है और साफ तौर पे कह रहा है कि इस नए संसद भवन के उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों होना चाहिए। अगर बात करें तो कांग्रेस समेत कुल 21 ऐसे दल हैं जिन्होंने नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार किया है, लेकिन 25 दल ऐसे भी हैं जिन्होंने नए संसद भवन के उद्घाटन का समर्थन किया है। और अगर बात करें तो सुबह से ही हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पूजा पाठ का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और उसके बाद सनातन परंपरा के अनुसार नए संसद भवन का उद्घाटन किया जाएगा। और नई संसद के उद्घाटन का कार्यक्रम 2 चरणों में होगा। पहला चरण सुबह 7:30 बजे से 9:30 बजे तक होगा, जिसमें हवन और पूजा के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन सहित कई मंत्री मौजूद रहेंगे। सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक हवन और पूजा होगी। 8:30 से 9 बजे के बीच लोकसभा के अंदर सेंगोल स्थापित किया जाएगा। इसके बाद 9 बजे से 9:30 बजे तक प्रार्थना सभा आयोजित होगी। इसमें शंकराचार्य सहित कई बड़े विद्वान, पंडित और साधु संत मौजूद रहेंगे। दूसरा चरण दोपहर 12 बजे से राष्ट्रगान के साथ शुरू होगा। इस दौरान 2 शॉर्ट फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके बाद डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा हरिवंश उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का संदेश पढ़ेंगे। इसके बाद लोकसभा स्पीकर का संबोधन होगा। इन सभी कार्यक्रमों के बाद
पीएम मोदी 75 रुपए का सिक्का और डाक टिकट जारी करेंगे। आखिरी में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा और दोपहर 2:30 बजे कार्यक्रम का समापन होगा। नई संसद को करीब 1200 करोड़ की लागत से बनाया गया है, जो पुरानी संसद के मुकाबले न सिर्फ भव्य है बल्कि कई मामलों में दुनिया की तमाम संसद से भी आधुनिक है। दिल्ली से अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा। बात नए भारत की झांकी विकसित होने में 24 साल बाकी, क्योंकि नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक में पीएम मोदी ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का पूरा खाका खींच दिया। नीति आयोग की बैठक में जितने भी मुद्दों पर चर्चा हुई वो सभी विकसित राष्ट्र बनाने से जुड़े हुए थे। नए भारत की झांकी विकसित होने में 24 साल बाकी। सीएम योगी ने गिनाई यूपी की उपलब्धि, प्रदेश से मिलेगी देश को शक्ति। पीएम मोदी ने दिया विकास का मंत्र, भारत बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा तंत्र। नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों को विकास का ऐसा मंत्र दिया कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का पूरा खाका खींच दिया। क्योंकि नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक में जब अलग अलग राज्यों से आए मुख्यमंत्री पहुंचे तो सबसे ज्यादा चर्चा विकसित भारत पर ही हुई। गौरतलब है कि 15 अगस्त को पीएम मोदी ने लाल किले से तिरंगा फहराया था। तब भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया था। यही वजह है कि नीति आयोग की इस बैठक में भारत को विकसित राष्ट्र कैसे बनाया जाए, इसी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्वास्थ्य, एमएसएमई, महिला सशक्तिकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर। वहीं बैठक में सीएम योगी ने यूपी में हो रहे विकास और बदलाव के बारे में भी बताया कि कैसे 6 सालों में यूपी की तस्वीर बदली। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे और उन्होंने उत्तर प्रदेश का विभिन्न सेक्टर्स को लेकर अपना रिपोर्ट कार्ड रखा। मुख्यमंत्री ने वैसे तो कई मुद्दों पर चर्चा की, लेकिन मुख्य रूप से उनका फोकस 7 चीजों पर रहा। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम हुआ है, जिस तरह से पीएम गति शक्ति प्रोजेक्ट को लेकर सरकार काम कर रही है, इसके अलावा जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कौशल विकास के क्षेत्र में युवाओं को ट्रेनिंग देने का काम किया गया है, महिला सुरक्षा की अगर बात की जाए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस तरह से काम किया गया, इन सभी बिंदुओं को लेकर उन्होंने अपनी पूरी रिपोर्ट इस बैठक में रखी। हालांकि नीति आयोग की ये बैठक भी राजनीति की भेंट चढ़ गई। 11 राज्यों के सीएम ने आने से इनकार कर दिया। इस फैसले को भाजपा ने जन विरोधी और गैर जिम्मेदाराना बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।